नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित आज मैक्रो इकोनॉमिक्स के इस शेड्यूल में अपने नेशनल इनकम और इसके रिलेटेड एग्रीगेट्स में कुछ अदर रिलेटेड से एग्रीगेट्स हैं, उनकी स्टडी हम इसमें करेंगे। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो पहले हम प्राइवेट सेक्टर डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है वो प्राइवेट सेक्टर से हम देखते हैं और उसके बाद हम पब्लिक सेक्टर से देखेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर का जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट देखते हैं तो इट मीन्स ये हुआ कि एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर फैक्टर कॉस्ट पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन था, कितना फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। तो इसको निकालने का तरीका है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जैसे हमने निकाला था। अगर इसमें से पब्लिक सेक्टर के डोमेस्टिक प्रोडक्ट को माइनस कर दें तो पीछे प्राइवेट सेक्टर रह जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर, और इन दोनों से एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसको हम फैक्टर कॉस्ट पर NDPFC कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब अगर प्राइवेट सेक्टर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो इसमें से NDPFC में से पब्लिक सेक्टर वाला माइनस कर दीजिए तो प्राइवेट सेक्टर का आ जाएगा। इसी तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट पब्लिक सेक्टर का आपको निकालना है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में से प्राइवेट सेक्टर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप माइनस कर दीजिए। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या है कि एक अकाउंटिंग ईयर में पब्लिक सेक्टर के अंदर फैक्टर कॉस्ट पर जितनी फाइनल गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो। अब एक तरीका और है पब्लिक सेक्टर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने का हमारे पास। तो ये तरीका हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर को दो तरीके से इनकम मिलती है, और दो तरीके से जो इनकम मिलती है वो किस तरीके से मिलती है। एक तो गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी से इनकम होती है, पब्लिक सेक्टर को प्रॉपर्टी से इनकम होगी, और दूसरी जो इसको इनकम होती है पब्लिक सेक्टर को वो एंटरप्रेन्योरशिप से होती है। जैसे रेलवे और पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत सारी ऐसे सेक्टर है जहाँ से उसको इनकम होती है। तो इसको हमने PE से रिप्रेजेंट किया कि पब्लिक सेक्टर को होने वाली इनकम कहाँ से, प्रॉपर्टी से, और सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप से। और साथ ही जो नॉन डिपार्टमेंटल सेक्टर है पब्लिक सेक्टर के अंदर, उसकी जो सरप्लस है, इट मीन्स उसकी जो सेविंग है, नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग, इसको भी ऐड किया। तो पब्लिक सेक्टर को होने वाली इनकम तीन पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप से। ये तो डिपार्टमेंटल सेक्टर की हो गई पब्लिक सेक्टर में, और अगली है नॉन डिपार्टमेंटल सेविंग, जो सरप्लस है उनके पास वो। तो ये पब्लिक सेक्टर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। अब हम ये A पॉइंट में हमने इसको डिस्कस किया। अब हम इसको आगे प्राइवेट इनकम, फिर पर्सनल इनकम, ये फाइंड आउट करते हैं। तो अभी नेक्स्ट में लिख रहा हूं प्राइवेट इनकम। एक चीज का ध्यान रखिए, प्राइवेट सेक्टर की इनकम, प्राइवेट इनकम, पर्सनल इनकम, इनमें डिफरेंस है। और जैसे जैसे ये कंसेप्ट आगे चलता रहेगा आपके टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे, और इसमें डिफरेंस भी मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट इनकम में क्या डिफरेंस है। पहला मैं निकाल रहा हूं प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम प्राइवेट सेक्टर की इनकम से निकलेगा। अब दो तरीके से प्राइवेट इनकम के अंदर हम दो चीजें लेकर चलते हैं। दो चीजें कौन कौन सी लेकर चलते हैं। एक तो अर्नड इनकम, जो इनकम अर्न की जाए, कमाई जाए फैक्टर सर्विसेज के बदले में, काम के बदले में जो मिलता है। और दूसरा है ट्रांसफर पेमेंट। दो तरह
के पार्ट है, तो प्राइवेट सेक्टर में दोनों आएंगे। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इनकम में, प्राइवेट इनकम का मीनिंग ये है कि किसी भी सोर्स से जो इनकम होती है इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी, चाहे वो फैक्ट्री इनकम है चाहे ट्रांसफर इनकम है, इसमें दोनों को ऐड करते हैं। तो पहला तो हमने लिया इसमें अर्न इनकम, कहाँ से अर्न हो सकती है, इनसाइड कंट्री यानी उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में, और इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये दोनों हम इसमें लेके चलते हैं अर्नड इनकम में। और इसी तरीके से ट्रांसफर इनकम, हस्तांतरण जो आय है, ट्रांसफर पेमेंट है, वो भी लेके चलते हैं। ये भी दोनों तरीके से हो सकती है, इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री या डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये दो पार्ट तो ये हो गए। अब इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट प्राइवेट सेक्टर। अभी हमने प्राइवेट सेक्टर की इनकम निकाली थी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला था, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिया प्राइवेट सेक्टर का। इसमें हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस कर दें। इट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों की दोनों फैक्टर इनकम है और या अर्नड इनकम है, तो ये तो क्या हो गया इनसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी या इनसाइड कंट्री। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कहां से, क्या हो गया आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी। तो इसमें दोनों को हमने इस तरीके से ले लिया। फिर हम ट्रांसफर पेमेंट्स लेते हैं। तो ट्रांसफर पेमेंट्स कहां से, ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर पेमेंट्स मिलती है। और इसके बाद नेट ट्रांसफर रिसिप्ट पेमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दो तरह की ट्रांसफर पेमेंट होगी, इनसाइड कंट्री गवर्नमेंट से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। नेट ट्रांसफर पेमेंट्स को हमने ले लिया। इसमें एक चीज और आएगी, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, ये भी ऐड होगा, ये भी ट्रांसफर इनकम होता है। तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। कई बार गवर्नमेंट पब्लिक से भी बोरो करती है, और जब पब्लिक से बोरो करती है तो उस बोरोइंग पर गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है। तो जो इंटरेस्ट पे करेगी वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो फैक्टर इनकम नहीं है। नेशनल इनकम में हम केवल फैक्टर इनकम लेते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम को नहीं लेते हैं। बट इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट है, ये प्राइवेट इनकम का पार्ट होता है। तो इस तरीके से हमने प्राइवेट इनकम फाइंड आउट की। प्राइवेट सेक्टर का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस किया, और गवर्नमेंट की ट्रांसफर पेमेंट्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होने वाली नेट ट्रांसफर पेमेंट्स और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट हमने इसमें ऐड किया। अब देखिए, जैसा कि मैंने न्यूमेरिकल्स में बताया था कि ये टॉपिक्स आपके सारे क्लियर होने चाहिए। मैं ये वापस लिख रहा हूँ, ये इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। अब देखिए ये इतना क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट प्राइवेट सेक्टर और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, है ना। तो अब देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो इसको मैं अगर यहाँ करना चाहूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड करने के बाद तो इसको एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिख सकता हूँ, है ना। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट लिखा तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें ऐड हो गई, देखना यहाँ थोड़ा सा क्लियर करना इसको। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट प्राइवेट सेक्टर आ गया, इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट पब्लिक सेक्टर भी आएगा एनएनपीएफसी में, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कंट्री में दोनों सेक्टर हैं, तो दोनों आ गए। और प्लस आ गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इन तीनों को मिलाकर एनएनपीएफसी बनता है। अब इन दो की जगह प्राइवेट सेक्टर और ये मैं एनएनपीएफसी लिखूं तो मुझे क्या माइनस करना होगा,
ये माइनस करना होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट पब्लिक सेक्टर, ये माइनस कर दिया, तो ये माइनस करते ही ये 2 बच गए, यहां से देखिए। इसके बाद बाकी एज इट, ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जा सकता है। क्यों लिखा? अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मान लीजिए आपके पास प्राइवेट सेक्टर और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड के डेटा नहीं है, NNPFC गिवन है और पब्लिक सेक्टर के डोमेस्टिक प्रोडक्ट के डेटा अवेलेबल हैं, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और अगर पब्लिक सेक्टर के डेटा नहीं है, ये है, तो आप पहले वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे देखिए। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं पर्सनल इनकम को, व्यक्तिगत आय को। तो पर्सनल इनकम, व्यक्तिगत आय क्या है? पर्सनल इनकम इंडिविजुअल या हाउस होल्ड को मिलने वाली आय है, इनकम है। ये इनकम किसी भी सोर्स से मिल सकती है। इट मीन्स ये फैक्टर इनकम भी हो सकती है और ट्रांसफर इनकम भी हो सकती है। ये डोमेस्टिक के साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी मिल सकती है। तो अब देखिए इसको हम कंसेप्ट वाइज देखते हैं। पर्सनल इनकम फाइंड आउट करने का तरीका है प्राइवेट इनकम, जो भी हमने निकाली थी प्रीवियस टॉपिक में भी, उसमें से अगर हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स माइनस कर दें। ये क्या है पहले समझिए। कॉर्पोरेट सेक्टर को जो प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। एक तो डिविडेंड, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। प्रॉफिट मान लीजिए 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ कॉर्पोरेट सेक्टर को, इसने अपने इंप्लॉइज में या शेयर होल्डर्स में 20 रुपीज डिविडेंड के रूप में दे दिया, बोनस के रूप में दे दिया। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं इसको, डिविडेंड को। ये प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड के पास पहुंच गया। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मान लो इसमें से 30 इसने आगे अपनी कंपनी के एक्सपेंशन के लिए रख लिया, इसको हम कॉर्पोरेट सेविंग भी कहते हैं। और 50 मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया उस कंपनी के प्रॉफिट पर, तो ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है। तो पर्सनल इनकम में ये डिविडेंड वाले 20 रुपीज तो इंक्लूड है, क्योंकि ये तो डिविडेंड या बोनस के रूप में हाउस होल्ड सेक्टर या इंडिविजुअल्स के पास पहुंच चुके। ये 2 जो थे ये पर्सनल इनकम का पार्ट नहीं है। तो प्राइवेट इनकम में से ये डिविडेंड जो 20 रुपीज था, ये पर्सनल इनकम में इंक्लूड है, प्राइवेट में नहीं, पर्सनल में। आगे देखिए, अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स को प्राइवेट इनकम में से माइनस कर दें तो पीछे पर्सनल इनकम बच जाती है। इट मीन्स पर्सनल इनकम में प्राइवेट इनकम का वो पार्ट इंक्लूड नहीं होता है जो हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स के पास नहीं पहुंचा। जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये इंडिविजुअल या हाउस होल्ड के पास नहीं पहुंचा, ये कंपनी के पास ही रह गया सेविंग की फॉर्म में। और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ये भी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने लगाया है। तो कौन सा पहुंचा इंडिविजुअल हाउस होल्ड के पास? केवल डिविडेंड। तो इस प्रॉफिट का केवल डिविडेंड जो है यही इसका पार्ट होता है। तो प्राइवेट इनकम में से इन दोनों को माइनस कर दें हम, तो पर्सनल इनकम आ जाती है। अब इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। जो पर्सनल इनकम है, इसका वो पार्ट जो एक इंडिविजुअल या हाउस होल्ड अपनी मर्जी से खर्च कर सकता है या सेविंग कर सकता है, वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। पर्सनल इनकम में गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज, टैक्सेस जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है। इट मीन्स इस सारी इनकम को वो अपनी मर्जी से स्पेंड नहीं कर सकता, खर्च नहीं कर सकता और ना ही सेव कर सकता, सेविंग भी नहीं कर सकता। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम खर्च योग्य आय कौन सी होगी? अगर पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दें, लाइक इनकम टैक्स। मेरी जो पर्सनल इनकम है
उसमें से मुझे डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये कंपलसरी टैक्स है अगर मैं उस रेंज में आता हूँ, इनकम टैक्स की क्राइटेरिया में आता हूँ तो। और मिसेलिनियस रिसिप्ट्स, इसके अलावा जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, इसका नेचर डायरेक्ट टैक्स की तरह ही होता है। ये फाइन हो सकता है, फी हो सकती है, विदाउट हेलमेट अगर बाइक चला रहे हैं, सीट बेल्ट के बिना कार चला रहे हैं, तो जो फाइन है वो हमें पे करना पड़ेगा, हमारी पॉकेट से जाएगा, उसका नेचर डायरेक्ट टैक्स की तरह होगा। तो प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स और इस प्रकार के फी, फाइन जो मिसेलिनियस रिसिप्ट्स हैं, ये पर्सनल इनकम में से माइनस कर दें तो पीछे जो इनकम बची वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है, वो खर्च योग्य आय है, उसे हम चाहे खर्च करें और चाहे सेव करें, बचत करें। इसलिए पीडीआई का, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का एक फॉर्मूला और भी है, कंजप्शन प्लस सेविंग। क्योंकि सारी लाइबिलिटीज, पर्सनल इनकम में से सारी लाइबिलिटीज माइनस करने के बाद, जो कंपलसरी लाइबिलिटीज है वो माइनस करने के बाद जो बच गया, उसको चाहे तो हम कंज्यूम करें, कंजप्शन पर स्पेंड करें और चाहे सेविंग करें, तो एक फॉर्मूला ये भी बन सकता है। इसके बाद देखिए पीडीआई का एक फॉर्मूला और है। अभी हमने प्राइवेट सेक्टर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है, उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हमने प्लस कर दिया और गवर्नमेंट से मिलने वाली ट्रांसफर पेमेंट्स को प्लस कर दिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलने वाली ट्रांसफर पेमेंट्स को प्लस कर दिया, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट को प्लस कर दिया। इतना पार्ट जो था ये हमने अभी पीछे निकाला था। ये किसका पार्ट था? प्राइवेट इनकम का। अब प्राइवेट इनकम में से क्या किया हमने? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर दिया, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर दिया, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर माइनस कर दिया और मिसेलिनियस रिसिप्ट्स, फी, फाइन जो है, जो कंपलसरी पेमेंट है, ये माइनस कर दी। तो पीछे क्या बच गया? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो वही देखिए अगेन कि प्राइवेट इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, सीपीटी कह लो या सीटी कह लो, सीपीटी लिख देता हूँ, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स माइनस करते ही क्या बच गया हमारे पास? पर्सनल इनकम बच गई। यहाँ तक ऐड करें तो अब इस पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्स और मिसेलिनियस रिसिप्ट्स माइनस कर दो तो क्या बच गया? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बच गई। एक फॉर्मूला और बना सकते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का, एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट लिया। तो इसमें क्या होता है? पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तीनों इंक्लूड होते हैं। मैंने पब्लिक सेक्टर इसमें से माइनस कर दिया तो पीछे क्या बच गया? प्राइवेट सेक्टर का डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट फैक्टर इनकम, ये इतना पार्ट। इसके बाद आगे सेम यही, गवर्नमेंट से ट्रांसफर पेमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नेट ट्रांसफर पेमेंट्स, जो आपका आईएनडी है वो, यूपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सीटी या सीपीटी एक ही बात है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स एमआर, ये यूपी को यूडीपी भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है, ये कंफ्यूज मत हो जाना। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये है और सीटी सीपीटी ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स ये, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ये हमने कर दिया तो एक फॉर्मूला पीडीआई का ये हमारे पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का आ जाता है। ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो ताकि हम इस पे आगे न्यूमेरिकल्स कर सकें। अब देखिए हम नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एनडीआई को डिस्कस करते हैं। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? एक कंट्री को ऑल सोर्सेज, चाहे वो फैक्ट्री इनकम है और चाहे ट्रांसफर इनकम है, जो उसके पास अवेलेबल होती है यूज करने के लिए, जो इनकम जिसको वो चाहे स्पेंड करे या सेविंग करे, वो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है। सबसे बड़ी बात ये है कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मार्केट प्राइस पर होती है, फैक्टर कॉस्ट पर नहीं होती है। तो मार्केट प्राइस पर ऑल सोर्सेज से किसी कंट्री के लिए जो अवेलेबल इनकम है, फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर पेमेंट्स। अब ये दो तरह की होती है, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एनएनडीआई और ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जीएनडीआई। तो एनएनडीआई नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? नेशनल इनकम किसी भी कंट्री की, उसमें एनआईटी प्लस कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का डिफरेंस, और नेट ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये प्लस कर दें तो एनएनडीआई आ जाएगा। तो साफ दिख रहा है कि एनएनडीआई जो है ये वाइडर कंसेप्ट है एनएनपी फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम से।
इट मीन्स नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम नेशनल इनकम से ज़्यादा होता है। फिर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालें तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर दें तो ग्रोस बन जाता है, GNDI बन जाता है। मैंने बताया था अगर ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट आ जाएगा और नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो तो ग्रोस आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन प्लस करते ही ये नेट से ग्रोस बन जाता है। एक फॉर्मूला और है, ये एज इट NNPFC प्लस NIT प्लस NTP एट रेस्ट ऑफ द वर्ड ईयर और प्लस डेप्रिसिएशन कर दो। तो इतना पार्ट क्या था, NNDI था, तो डेप्रिसिएशन प्लस करते ही आ गया। और यहाँ से अगर NNDI निकालना चाहें तो डेप्रिसिएशन को इधर ले आओ, GNDI में से डेप्रिसिएशन माइनस करते ही ग्रोस से नेट आ जाएगा। तो ये कुछ नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स और थे जो हमने इस एपिसोड में किया, और आगे के एपिसोड में इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सम करेंगे और ताकि हमारे कंसेप्ट और क्लियर हों। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखा है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स आपके 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल और कॉलेज लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, सांख्यिकी अधिकारी या अर्थशास्त्र बेस्ड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अतः आपको अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि इन वीडियो लेक्चर्स की इन्फॉर्मेशन समय पर आपको पहुंच सके और आपकी तैयारी के अंदर ये महत्वपूर्ण हो। थैंक यू।